हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं मेवाड़ से संबंधित कुछ फैक्ट आपके लिए लेके आई हूँ मित्रों। इसके मैं 2 पार्ट पहले बना चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ और फैक्ट जो बचे हुए हैं मित्रों, इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें हैं उनके बारे में आपको बताने वाली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का 12 वर्ष का जो जीवन था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, वो मित्रों बहुत ही शांति से बीता। 12 वर्ष का जो जीवन था बहुत शांति से बीता, क्योंकि इस वक्त में जो अकबर था उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं भेजा। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब जो महाराणा प्रताप है वो उनके हाथ नहीं आने वाले, या वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का भान करके अकबर जो था अब महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं भेजा और दक्षिण में मित्रों व्यस्त हो गया था अकबर। तो इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने अपना जो शासन था उसको भली भांति सुदृढ़ किया मित्रों। और मेवाड़ में आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, मेवाड़ के उत्तर पश्चिम में, मेवाड़ के उत्तर पूर्व में तथा मध्य भाग में फैले जो कुछ मुगल थाने थे जिन पर मुगलों का अधिकार था, कुछ स्थानों पर उन पर दावे बोले और उन पर अधिकार कर लिया। मुगलों को हरा दिया उन स्थानों पर और उन स्थानों पर अधिकार कर लिया। तो शीघ्र ही क्या हुआ कि मुगल जो जितने भी थाने बने हुए थे वो उठ गए, यानी उन पर से मुगलों का अधिकार खत्म हो गया। इनमें मित्रों जो थाने थे, मुगल थाने, उनमें नाम आता है एक तो उदयपुर का, मोही का, गोगुंदा का, मांडल का, पनरवा का। कौन कौन से स्थान थे मित्रों? ये स्थान थे जहाँ पर मुगल थाने स्थापित हो गए थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। उनका नाम है, पहला है मित्रों उदयपुर, यहाँ पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया था, मुगल थाना स्थापित था उदयपुर। मोही, ये मित्रों जितने भी मैं स्थान बता रही हूँ सब ये पहाड़ों में है। गोगुंदा, और मित्रों चौथा जो स्थान है उसका नाम है मांडल, और 5वां स्थान है मित्रों पानरवा। इन स्थानों पर आक्रमण करके और महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। उदयपुर से एक अभिलेख प्राप्त होता है मित्रों, 1588 का ये एक अभिलेख है, 1588। इस टाइम क्या महाराणा प्रताप का शासन था वहाँ पे मेवाड़ में, जिन स्थानों को उन्होंने मुगलों से स्वतंत्र कराया। और 1588 का एक अभिलेख मिलता है मित्रों। तो उसमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से शासन को संभाला और एक सुदृढ़ शासन की स्थापना की। और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसमें 1585 के बाद मित्रों उनकी राजधानी कौन सी बनाई थी? उन्होंने चावंड। तो 1585 के बाद मित्रों इन्होंने चावंड में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया और बहुत से महलों का निर्माण करवाया। तो इन्होंने स्थापत्य का क्षेत्र में भी कई काम करने के, जितना भी इन्हें शांति का वक्त मिला उसमें उन्होंने काम किया और अपनी जो राजधानी थी चावंड उसका विकास किया। मित्रों जीवधर एक राजस्थानी इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है जीवधर, और इनकी रचना क्या है मित्रों? अमरसार नामक ग्रंथ जिसके रचयिता जीवधर है। तो इन्होंने बताया है कि महाराणा प्रताप के शासन में महिलाओं और बच्चे जो थे वो बिल्कुल निडर और स्वतंत्र होकर रहते थे, उनको किसी कोई बात का डर नहीं था। तो इस बात से पता लगता है कि महाराणा प्रताप के शासन में या महाराणा प्रताप के राज्य में चारों तरफ शांति थी मित्रों, किसी तरह का कोई भय नहीं था शत्रु का। इतनी अच्छी तरह से उसने शासन व्यवस्था को संभाला था, इतना सुदृढ़ शासन उन्होंने स्थापित किया था। मित्रों महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में कई कलात्मक कार्य भी करवाए उन्होंने। उनके दरबार में कवि और कई जो इतिहासकार थे वो भी आश्रय पाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। उन्होंने कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी कई चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। व्यापार वाणिज्य को भी महाराणा प्रताप ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया अपने शासनकाल में, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इनकी जो जानकारी है मित्रों वो एक व्यक्ति जिसका नाम है चक्रपाणि मिश्र। ये क्या था कि महाराणा प्रताप के दरबार में उनका राज कवि था
इसको हम राज कवि कहते हैं, साहित्यकार मित्रों कह सकते हैं। महाराणा प्रताप के दरबार का साहित्यकार था जिसका नाम था चक्रपाणि मिश्र। इसने 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना की मित्रों। ये हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में पूछा जा सकता है मित्रों। चक्रपाणि मिश्र जो थे महाराणा प्रताप के दरबार में एक साहित्यकार थे और उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। अब ये 3 ग्रंथ कौन कौन से थे, इनके नाम मित्रों। पहली जो थी वो था राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। पहले का क्या नाम था मित्रों, राज्याभिषेक पद्धति। दूसरा जो ग्रंथ था उसका नाम था मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला। और इनका जो तीसरा ग्रंथ था मित्रों उसका नाम था विश्ववल्लभ। तो इस तरह क्या है मित्रों, इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की और इनका नाम क्या था, चक्रपाणि मिश्र। और महाराणा प्रताप के ये संरक्षण में ये चावंड में रहते थे मित्रों, चावंड में इनका निवास स्थान था। ये ग्रंथ जो है मित्रों वो क्रमशः इनमें क्या लिखा हुआ है, इनमें क्रमशः अब जैसे राज्याभिषेक पद्धति है तो इसमें गदीन नशीनी, गदीन नशीनी, ये गदीन नशीनी क्या होता है मित्रों, गदीन नशीनी की शास्त्रीय पद्धति थी मित्रों। इसमें गदीन नशीनी की शास्त्रीय पद्धति। तो आपकी जानकारी के लिए मित्रों मैं ये बता दूं, गदीन नशीनी यानी कि जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो मित्रों उसको हम गदीन नशीनी कहते हैं। यानी कि वो जब गद्दी प्राप्त करता है, राजा की गद्दी पर बैठता है, उसका राज्याभिषेक होता है, राज सिंहासन की जब उसे प्राप्ति होती है तो उसको गदीन नशीनी कहते हैं। और राज्याभिषेक की इस पद्धति का, शास्त्रीय पद्धति का उन्होंने अपने पहले ग्रंथ राज्याभिषेक पद्धति में वर्णन किया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी मैं आपको देना चाहती हूँ मित्रों, ये जो राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ जो चक्रपाणि मिश्र ने लिखा, इसी के आधार पर, पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ मित्रों, इसी के आधार पर मराठा शासक शिवाजी, जिनका इतिहास में नाम बहुत ही प्रसिद्ध है मित्रों, शिवाजी का राज्याभिषेक, इसी ग्रंथ में जो राज्याभिषेक पद्धति है उसमें गदीन नशीनी की जो शास्त्रीय पद्धति लिखी हुई है उसी के आधार पर हुआ है मित्रों, इसी के आधार पर हुआ है। तो मित्रों ये जो महाराणा प्रताप के टाइम में जो लिखे हुए ग्रंथ हैं ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो उनके टाइम की हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद मित्रों जो मुहूर्तमाला चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखी गई मुहूर्तमाला में मित्रों इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। मुहूर्तमाला मतलब नाम से ही मित्रों इनको याद करना बहुत ईजी है मित्रों। मुहूर्तमाला किसी भी चीज़ का जब मुहूर्त निकालते हैं, शुरुआत करते हैं तो पहले क्या देखा जाता है, हम ज्योतिष के पास जाते हैं और ग्रह नक्षत्र को देखते हैं। ग्रह नक्षत्रों का सारा ज्ञान किसके अंतर्गत आता है, ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ये जो मुहूर्तमाला ग्रंथ है इसमें ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमें दी गई है। इसके बाद मित्रों तीसरा जो ग्रंथ है, तीसरा कौन सा ग्रंथ है इनका, जो विश्ववल्लभ में इन्होंने उद्यान विज्ञान की जानकारी दी है मित्रों। विश्ववल्लभ में क्या बताया इन्होंने, विश्ववल्लभ में उद्यान विज्ञान की जानकारी दी है। तो मित्रों इस तरह क्या है कि महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में शांति के जो 12 वर्ष थे उस वक्त इनके शासनकाल में कला, साहित्य और संगीत में भी व्यापक उन्नति हुई। इन्होंने शांतिपूर्वक अपने राज्य करते हुए समय शांति काल का बिताया और चावंड में बड़ी तरक्की की, क्योंकि उस वक्त जो था चावंड की तरक्की हुई और उस वक्त क्या था, चावंड ही महाराणा प्रताप का राजधानी थी। मेन जो स्थान था उनका निवास स्थान था वो कौन सा था, चावंड था मित्रों। इन्हीं के काल में भामाशाह का जो भाई था मित्रों, भामाशाह नाम तो कई बार आ चुका है और मैं बता भी चुकी हूँ इनके बारे में विस्तार से। भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से, ये जो ताराचंद है इनकी प्रेरणा से हेमरतन सूरी ने 1595 में
1595 में मित्रों एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई। क्या नाम है इसका? गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई। ये मित्रों पूरा ग्रंथ नाम है उसका। और इस ग्रंथ की जो रचना है किसने की? हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी ने की, जो राजस्थानी काव्य के मतलब बहुत बड़े जानकार थे और इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। और ये क्या मित्रों, एक काव्य ग्रंथ है। और किसकी प्रेरणा से लिखा? ताराचंद, जो बामाशाह का भाई था ताराचंद, उसकी प्रेरणा से लिखा सन 1595 ईस्वी में। मित्रों महाराणा प्रताप के काल में आज जो हमारे विद्यार्थी जीवन में जितना मोटिवेशन का मित्रों महत्व है, उस टाइम में महाराणा प्रताप ने भी मित्रों मोटिवेशन पद्धति अपनाई। किसके लिए? अपने सैनिकों के लिए। अपने सैनिकों के लिए उन्होंने मोटिवेशन करने के लिए 2 व्यक्ति अपने दरबार में रखे। उनका नाम क्या था? ये मित्रों चारण कवि थे। चारण कवि 2 व्यक्ति ये कौन थे? चारण कवि थे। और ये क्या थे? वीरता और शौर्य का गुणगान करते थे। और प्रताप की वीरता और शौर्य का गुणगान है जो उनके सैनिकों में करते थे, प्रताप के सैनिकों में। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था रामा साधु और माला साधु। और इनका काम क्या था मित्रों? ये मेवाड़ की जो सेना थी, महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उसे प्रेरणा देते थे, उसे मोटिवेट करते थे कि वो वीरता और शौर्य से युद्ध में लड़ सके। और उन्हें महाराणा प्रताप की वीर गाथा सुनाई जाती थी गा गा कर, ताकि जो सेना के सैनिक है वो कभी निराश ना हो और हमेशा जो है वो मोटिवेट होकर लड़ाई करे। तो इस तरह क्या था मित्रों, महाराणा प्रताप जो थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान, जब भी उनके ये काम देखे जाते हैं तो मित्रों बहुत ही सृजनशील और विद्वान व्यक्ति थे। अब मित्रों ये जो कवि थे, चारण कवि, जिनका हमने नाम जाना, साधु और माला साधु, रामा साधु और माला साधु, इनका क्या कहना था? ये कैसे करते थे, क्या बताते थे महाराणा प्रताप के बारे में? तो उसके बारे में भी आपको एक लाइन बताती हूँ मैं। तो इस बुक में लिखा है मित्रों कि रामा साधु जो थे और माला साधु वो सैनिकों को महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के बारे में बताते थे और कहते थे कि अकबर, क्योंकि अकबर का ही संघर्ष चल रहा था महाराणा प्रताप के साथ। और उस टाइम अकबर जो था वो मुख्य शत्रु था महाराणा प्रताप का। और युद्ध जो करना था वो अकबर के विरुद्ध ही करना था सेना को। तो रामा साधु और माला साधु को काम क्या था? सेना को मोटिवेट करना। तो वो मोटिवेट करने के लिए क्या कहते थे कि अकबर एक पक्षी है, पक्षी के समान है, जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान भर ली, पर वह उसका पार नहीं पा रहा है। अंत में हार कर उसे अपनी हद में रहना पड़ा। इसी मतलब बात को सिद्ध करता है मित्रों हल्दी घाटी का युद्ध, या ये जो मतलब रामा साधु और माला साधु का जो ये विचार है या जो ये कथन है, वे इस बात को सिद्ध करता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो पूरी तरह से महाराणा प्रताप के पक्ष में था। यानी कि अकबर ने कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन वो महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना पाया और ना वो अधीन कर पाया। अब मित्रों पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबार में एक चित्रकार भी हुए जिनका नाम हम चित्रशैलियों में पढ़ते हैं राजस्थान की। और उस चित्रकार का क्या नाम था मित्रों? इस चित्रकार का नाम था निसार दीन। निसार दीन, या इसको कहा जाता था नासिरुद्दीन। इसको क्या कहा जाता था मित्रों? नासिरुद्दीन। ये जो थे वो चावंड चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार थे जो महाराणा प्रताप के दरबार में रहते हैं। और चावंड जो चित्र शैली है उसकी शुरुआत भी महाराणा प्रताप के टाइम में ही होती है।
इसके साथ ही मित्रों अगर हम महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जाने तो बहुत सी चारित्रिक विशेषताएं थी उनमें। निहत्थे पर वार नहीं करना, और वो बहुत बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे। आजीवन उन्होंने अकबर की जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की। उन्होंने हमेशा ही मेवाड़ के गौरव को बनाए रखा। शील और स्त्रियों का उन्होंने हमेशा सम्मान किया। और इसके कई उदाहरण हमें जब हम महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं। तो मित्रों इतना ही आज की वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।